हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय क्लास में फिर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वह है समास। समास, इससे पहले हमने समास पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पूरा विस्तार में आपको समास के बारे में, समास के भेद के बारे में सभी डिटेल में बता दिया है। तो आज की जो क्लास है वो समास से रिलेटेड और उसके क्वेश्चन से रिलेटेड कि पेपर में किस तरीके के हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो कि समास पर आधारित है। तो इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो पहला प्रश्न है हमारा, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द क्या कहते हैं? तो उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, सब जानते ही हैं। दो या दो से अधिक जो शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। ठीक है, तो पहले का जो आंसर है वह बी हो जाएगा। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनता है जिसका सार्थक अर्थ होता है, उसको हम समास कहते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा है हमारा कि समास के कितने भेद होते हैं? तो मैंने आपको डिटेल में बता भी रखा है और आपको मालूम भी होगा कि समास के भेद कितने होते हैं। मैंने 1 बाय 1 करके आपको सबकी जानकारी भी दी थी, और अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको फिर बताने का प्रयास करूंगा। इसमें जो भेद होते हैं बच्चों वो होते हैं हमारे, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा, 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो 6 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। दूसरा जो होता है वो होता है बच्चों तत्पुरुष समास। तीसरा जो होता है वो होता है हमारा कर्मधारय समास। चौथा हमारा होता है द्विग समास, द्विग समास। और पांचवा जो होता है वो होता है द्वंद्व समास। और छठा जो होता है वो होता है बहुप्रिय समास। तो इस तरीके से हमारे टोटल 6 जो है समास के भेद होते हैं, यह समास के प्रकार होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो देखिए बच्चों, द्वंद्व समास क्या होता है, उसे हम कैसे पहचानेंगे, मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है और डिटेल में भी बता रखा है। अब जिन बच्चों ने अगर हमारी नवोदय की क्लास में समास वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो समास वाली वीडियो को देख लेंगे, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए द्वंद्व समास का इसमें जो उदाहरण है बच्चों वह होगा हमारा रुपया पैसा। अब क्यों होगा, इसकी एक सबसे शॉर्ट ट्रिक ये थी, आपको याद है या नहीं है, हमने बताया था कि जब आपके दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह या हाइफन, इसे योजक चिन्ह बोलते हैं या हाइफन, इस तरीके के चिन्ह को, तो इसका अगर प्रयोग होता है तो वह हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। तो इसमें जो प्रश्न संख्या 3 है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, रुपया पैसा। दूसरा मैंने बताया था योजक चिन्हों के बीच में और या का प्रयोग होता है। किसका? और या ये, या तो ये शब्द आएगा या ये आएगा। अब जैसे हमने बोला रुपया पैसा, तो रुपया और पैसा। ठीक है, ये जो इन दोनों के बीच में हाइफन का चिन्ह और या का चिन्ह आता है। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी, द्वंद्व समास का जो उदाहरण होगा वो रुपया पैसा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। लंबोदर में कौन सा समास है? बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बच्चे इसे जानते भी होंगे, क्योंकि जिन बच्चों ने हमारी वीडियो को ढंग से देखा है उनको इसकी जानकारी पूरी होगी। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे नवोदय की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर उसको देखा नहीं है, तो वीडियो को बेटा डेली देखो, कुछ ना कुछ आपको जानकारी जरूर मिलेगी। जरूरी नहीं है कि आप राजीव नवोदय का फॉर्म भर रखा है या किसी प्रतियोगी परीक्षा का, ये आपके क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक ये परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, समास, संधि, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, ये सब सिलेबस में है आपके। आने वाली कक्षाओं में भी आपको देखने को मिलेगा। जब आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी अगली कक्षाओं में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें लंबोदर का जो हमसे समास पूछा है, तो लंबोदर का जो समास होगा वो ऑप्शन होगा हमारा इसमें ऑप्शन डी, यानी कि बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि क्यों होगा? देखिए बच्चों, बहुब्रीहि में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो किसी को याद है? अगर नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। देखो,
इसमें हमने बताया था कि इसमें दो पद होते हैं, जैसे लंबोदर, ये हमारा एक पद है पूरा भी, लंबोदर हमारा पूरा एक शब्द है। अगर हम इसमें दो इसके टुकड़े करेंगे तो इसका टुकड़ा हो जाएगा इस तरीके से, लंबा और उदर, ठीक है। लंबोदर यानी कि लंबा है जिसका उदर, ठीक है। लंबा यानी कि लंबा और उदर, उदर मतलब पेट, लंबा है जिसका पेट, अर्थात गणेश। अब हमने आपको बताया था कि इसमें कितने वो होते हैं पद, दो, एक पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और दोनों ही पद क्या होते हैं, दोनों ही पद जो है प्रधान नहीं होते, ठीक है। दोनों ही पद क्या होते हैं बच्चों, प्रधान नहीं होते, और ये किसी तीसरे पद, ये दोनों मिलकर के लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, ये तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं। तो तीसरा जो हमारा शब्द है वो हो जाएगा हमारा लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो गणेश की ओर जो इशारा कर रहे हैं ये हमारा तीसरी शब्द की ओर, तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा ये पद क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। क्लियर है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बहुब्रीहि समास, ठीक है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है बच्चों, ठीक है। लंबोदर, ऐसे ही प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है, 10 मुख। तो 10 मुख जो है, इसमें प्रश्न संख्या 5 पूछ रहा है 10 मुख में कौन सा समास है। तो 10 मुख में बच्चों कौन सा समास है, आप ध्यान से देखोगे 10 मुख में कौन सा समास होगा। तो कई बच्चे हमारे जान भी गए होंगे इसका उत्तर, और जो बच्चे नहीं जान पाए हैं उनका हम बता देते हैं। उसका उत्तर होगा बेटा बी, बहुब्रीहि समास। अब क्यों होगा, कैसे होगा, ये देखते हैं। देखो 10 मुख हैं जिसके, तो 10 मुख वाला कौन व्यक्ति है बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका आपने नाम सुना हो। 10 मुख हैं जिसके, 10 मुख किसके थे, रावण के। तो ये दोनों जो शब्द हैं 10 और मुख, दोनों शब्द क्या हैं, प्रधान नहीं है, और ये दोनों शब्द इशारा कर रहे हैं किसकी ओर, तीसरे शब्द की ओर। और तीसरा शब्द क्या होगा हमारा बच्चों, रावण। क्यों आया रावण, देखो 10 मुख हैं जिसके, 10 मुख किसके होते हैं, रावण के। आपने रामलीला देखी होगी, रामलीला में जब वो मुखौटा पहन के आता है रावण, तो आपने शायद ध्यान दिया या नहीं दिया, अगर अब रामलीला देखोगे तो ध्यान रखना, इस तरीके से ये जैसे रावण का चित्र है, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 5, 5 और 4 9 और 1 10। तो 10 शीश वाला ये इस तरीके से एक रावण होता है नहीं होता है। तो ये रावण का एक चित्र है, इस तरीके से 10 मुख वाला जो व्यक्ति होगा वो रावण होगा। तो ये तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है, 10 मुख वाला यानी कि रावण। तो जब मैंने बताया जिसमें 2 पद हों और दोनों पद मिला करके किसी तीसरे पद की ओर इशारा करें, उससे तीसरा कोई अर्थ निकलता है, तो वो हमारा बहुब्रीहि समास होगा। एक बात और ध्यान देना है बच्चों, अगर जैसे मान लिया इसमें तीसरा कोई अर्थ ना निकलता हो, है ना, तो वो हमारा द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा, द्विगु समास। अब जैसे इसमें तो अर्थ निकल रहा है ना, 10 मुख, दो पद हो रहे हैं और दोनों पद किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, तीसरे पद की ओर। तीसरा पद क्या है हमारा, रावण। 10 मुख वाला कौन होता है, रावण, ठीक है। अगर ये मान लिया कोई और शब्द होता भी आएगा, द्विगु समास का भी उदाहरण, तब और आपका क्लियर होगा। तो वहाँ पर हमारा द्विगु समास हो जाएगा जहाँ तीसरे पद का अर्थ ना आए। अभी यहाँ तीसरे पद का अर्थ आ रहा है, तो ये इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6 है देश प्रेम में कौन सा समास है। बहुत अच्छा सवाल है भाई। तो देश प्रेम में कौन सा समास है, अब ध्यान से, कई बच्चे हमारे उत्तर जान भी गए होंगे, अब जो बच्चे नहीं जाने हैं तो वो देख लेंगे। देश प्रेम में कौन सा समास होगा, तो देश प्रेम में बच्चों होगा ऑप्शन बी। बी क्यों होगा, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 का होगा हमारा इसका बी, यानी कि तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास का क्या मैंने आपको बताया, देश प्रेम, ठीक है, देश से प्रेम, ठीक है। तो देश से प्रेम कब होगा, देश से प्रेम। अब इसमें मैंने तत्पुरुष समास में एक आपको शॉर्ट नोट बताया, इसमें जो बाद वाला शब्द है वह प्रधान पद होता है, और इसमें कारक, जैसे कारक चिन्ह का लोप होता है। अब कारक चिन्ह क्या है अभी बताता हूँ आपको। जैसे देश प्रेम, तो देश से प्रेम, ठीक है, ये इसका जो अर्थ निकलेगा बच्चों, ये निकलेगा देश से प्रेम। अब आप ध्यान दोगे तो इसमें जो से है इसको हटा दो तो क्या हो जाएगा, देश प्रेम। अगर मैंने से हटा दिया तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब देश
प्रेम, यही तो हो गया। अब देखो इसमें से क्या हो गया बच्चों, इस वाली पद में से गायब हो गया, नहीं है ना, इसमें पद में से है। तो इसमें मैं कह रहा हूं कि इस जब तत्पुरुष समास जो होता है उसमें से यानी कि जो कारक चिन्ह होता है उसका लोप होता है। लोप मतलब वो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे देश प्रेम हमारा ये लिखा है ना, इसमें से गायब है, देश से प्रेम। जब देश से प्रेम है तो से को क्यों हटा रखा है भाई, देश से क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि यही तो हमें आइडेंटिफाई करना है, यही तो हमें ढूंढना है कि देश से प्रेम हमने बता तो दिया। अब ये कौन सा समास होगा, ये तत्पुरुष समास होगा। तो इसमें कहने का मतलब यह है कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह क्या होते हैं मैंने अपनी वीडियो में उसमें बता रखा है। जिन बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखी है समास वाली वो जा करके देख सकते हैं। कारक चिन्ह में क्या होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के रारी रे नानी ने, अब अधिकरण में पे पर, संबोधन ए हे अरे ओ, ये जो है हमारे कारक चिन्ह होते हैं। इनका प्रयोग तत्पुरुष समास में किया जाता है। और देश प्रेम जैसे ये शब्द हैं, देश प्रेम है, गगनचुंबी है, मनचाहा है, प्रयोगशाला है, धनहीन है, इन शब्दों का अगर कहीं आपको दिखाई देता है तो इसमें ये शब्दों में क्या होता है, कारक चिन्ह लोप होता है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण और देता हूँ। जैसे मैंने बोला प्रयोगशाला, एक शब्द मैंने बोल दिया प्रयोगशाला, ये भी किसका उदाहरण है बच्चों, ये भी आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। प्रयोगशाला यानी कि प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला। अब देखो इसमें बच्चों के लिए, ये जो शब्द है के लिए, ठीक है, तो ये जो है प्रयोगशाला में के लिए क्या है, यहाँ पर लोप है, इसका इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम जब विग्रह कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं इसको, तो हमें दिखाई दे रहा है के लिए इसमें आया है, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। बस 2-3 नियम है, इनको आप दिमाग में बैठाल के रखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो क्या बताया तत्पुरुष समास के लिए, मैंने बताया कारक चिन्ह जो होते हैं, 8 कारक चिन्ह होते हैं, इनका प्रयोग हम तत्पुरुष समास में करते हैं और इनका लोप होता है। जो हमारा समास दिया होता है इसका जब हम विग्रह करेंगे तो इसमें कारक चिन्हों का लोप होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। नवग्रह में कौन सा समास है, बहुत अच्छा है ये भी। तो प्रश्न संख्या 7 में जो ऑप्शन होगा ये होगा नवग्रह। तो अब देखिए इसमें होगा बच्चों द्विगु समास। क्यों होगा ये भी समझ लेते हैं। देखो संख्यावाची शब्द है, एक ट्रिक है इसकी द्विगु समास की। इसमें संख्यावाची शब्द होता है और संख्यावाची शब्द में इसमें तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे बहुब्रीहि समास में निकल रहा था ना तीसरा अर्थ, नवग्रह, नव मतलब 9 ग्रह वाला, ठीक है, 9 ग्रहों वाला, ठीक है। तो ये नवग्रह जो है 9 ग्रह वाला हो गया। तो इसमें क्या होता है, 2 समासों का पूर्व जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, ठीक है। अब हमने बोला इसमें नवग्रह यानी कि 9 ग्रहों का समूह, नवग्रह हो गया, ठीक है। तो 9 ग्रहों का समूह, अगर इसका आप अर्थ करोगे तो ये हो जाएगा 9 ग्रहों का समूह, यही तो होगा। तो इस तरीके से इसमें तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये हमारा द्विगु समास हो जाएगा। क्लियर है। बहुब्रीहि समास में क्या होता था, बहुब्रीहि समास में देखो द्विगु और बहुब्रीहि मिलते जुलते हैं, मगर आपको ध्यान रखना है बहुब्रीहि समास का एक सबसे छोटा सरल तरीका है कि उसमें तीसरा अर्थ जरूर निकलेगा। मतलब ये नवग्रह, इन दोनों में दो पद तो बन रहे नव और ग्रह, मगर ये दोनों मिला करके तीसरे पद की ओर इशारा नहीं कर रहे। नवग्रह का मतलब कोई तीसरा पद नहीं बनेगा ना, तो इसमें ये द्विगु समास हो जाएगा। क्लियर है, बस इतना सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। गगनचुंबी, अभी मैं आपको बता ही रहा था गगनचुंबी आ ही गया। ये देखो गगनचुंबी कौन सा उदाहरण है हमारा, ये ऑप्शन सी, 8 का ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। क्यों है, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, ठीक है। अभी मैंने आप डिटेल में आपको बता दिया तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। गगन यानी कि आसमान को चूमने वाला, यानी कि गगन को चूमने वाला। तो को जो शब्द आया है ये हमारा कारक चिन्ह है और इसमें गगन को चूमने वाला, यहाँ पर को आएगा तो गगन को चूमने वाला, यानी कि को का क्या हो रहा है, यहाँ लोप हो रहा है, छिपा रखा है, इसीलिए ये तत्पुरुष समास हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 है हमारी,
नील कमल में कौन सा समास है। अब देखो बहुत अच्छा सवाल है, भी ये पूछा भी गया प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 9 में हमारा कर्मधारय समास। अब कैसे है समास, कर्मधारय भी आपको मैंने पढ़ा रखा था। इस पद में पद के मध्य में है और है जो के समान आता है। जैसे नील कमल, तो नील कमल नीला है, मतलब नीला है जो कमल, ठीक है, नीला है जो कमल, या जो कमल नील के समान है, ठीक है। तो अब इसमें किसी का कोई तीसरा अर्थ नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे सीधे इसमें क्या कर रहा है, नीला है जो कमल। तो इस तरीके से नीला है जो कमल, इस तरीके से इसका अर्थ हो जाएगा। तो इसकी एक ट्रिक मैंने बताई थी, है जो या के समान, दो शब्द याद रखना है। अगर ये शब्द आपको ऐसे महसूस होते हैं, इसमें ये लग सकते हैं, तो वह हमारा कर्मधारय समास ही होगा। अब इसके और भी हो सकते हैं, जैसे नीलकंठ है। नीलकंठ मैंने आपको एग्जाम्पल में जो पढ़ाया था तो उसमें बताया भी था। जैसे नीलकंठ है हमारा, तो नीलकंठ नीला है जो कंठ, ठीक है, नीला है जो कंठ, ये इसका उत्तर है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है। ऐसी चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल नयन, कमल के समान नयन, ठीक है। पंचक्की, पानी से चलने वाली चक्की, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब आपके कर्मधारय की। तो प्रश्न 9 का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, सी, यानी कि कर्मधारय समास। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां सवाल है आपका, देखिए बहुत अच्छा सवाल है भी। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, प्रधान नहीं करा, ध्यान से देखना, अप्रधान यानी कि दोनों पद प्रधान नहीं हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है। तो बच्चों कौन सा समास होता है, अभी मैंने आपको बताया भी था, बहुब्रीय समास, जहाँ पर दोनों पद क्या हो, समान ना हो, ठीक है, और दोनों पद समान ना हो, और तीसरे पद की विशेषता बताते हो, तीसरे पद का अर्थ निकालते हो, तीसरा पद सृजित करते हो, तो वहाँ बहुब्रीय समास होता है। क्लियर है। तो प्रश्न संख्या ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, समास का शाब्दिक अर्थ है। देखो समास का मतलब होता है बच्चों संक्षेप, यानी कि छोटा, ठीक है। अब इसमें विस्तार नहीं होगा, विग्रह नहीं होगा, विच्छेद नहीं होगा। विस्तार मतलब होता है बड़ा, आगे फैलाना, ठीक है, ये नहीं होगा। विग्रह करना, टुकड़े करना भी नहीं होगा, विच्छेद भी नहीं होगा, और संक्षेप होगा इसका उत्तर। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, संक्षेप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है भी। अव्ययी भाव समास हमारा, इसका भी मैंने आपको बताया था। तो अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन सी, यानी कि प्रतिदिन। क्या होगा, प्रतिदिन। क्यों होगा प्रतिदिन, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया भी था। तो अव्ययी भाव समास में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी बच्चों, याद है आपको, नहीं है, इसका ऑप्शन प्रतिदिन होगा। मैंने आपको बताया था इस वाली ट्रिक में अव्ययी भाव समास के जो उदाहरण होंगे उसमें नंबर 1 उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग लगा होगा, या शब्दों की पुनरावृत्ति होगी। जैसे प्रतिदिन है, ठीक है, तो इसमें प्रति जो आया बच्चों, प्रति, ये क्या है आपका उपसर्ग है, ठीक है। या फिर अगर दूसरा एग्जाम्पल इसमें आ सकता है, जैसे हाथों हाथ है, रातों रात है, दिनों दिन है, ये भी अव्ययी भाव के उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौराहा, ठीक है, ये बहुत अच्छा उदाहरण है आपका, चौराहा। क्वेश्चन संख्या 13 का इसमें ऑप्शन जो होगा बच्चों, इसमें ऑप्शन बी होगा। क्यों होगा, देखो चौराहा, चौ में क्या आ रहा है, देखो 4 राहों का समूह, तो क्या हो जाएगा हमारा द्विग समास, ठीक है। चौराहा में 4 राहों का समूह, यानी कि 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा द्विग समास। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 शब्द आया है, और राहा कोई इससे तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा। अगर हम इसके टुकड़े करेंगे, देखो बहुब्रीय समास भी हमें कोशिश करनी है उसे बनाने की, कि बहुब्रीय तो नहीं है, क्योंकि द्विगु और बहुब्रीय इन दोनों में हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हम इसको अगर कंफ्यूज ना करें, इसके लिए हम इसको बहुब्रीय से भी जोड़ कर देख लेते हैं। चौराहा, ये इसके 2 टुकड़े हो गए, विग्रह कर लिया। अब अगर हम इसको तोड़ लेंगे, 2 पद अभी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। चौराहा का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा द्विग समास। अगर इसका कुछ अर्थ निकलता तो बहुब्रीय समास हो सकता था।
ठीक है। अब इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं बच्चों, जैसे दोपहर है, नवरात्र है, सप्ताह है, त्रिकोण है, चौमासा है, ये सब द्विगु समास के उदाहरण हैं। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को अगर कंफ्यूज हो रहा है तो वो मेरे ख्याल से आपको समास वाली वीडियो को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, उसमें कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, नवोदय की क्लास में जाकर के आप समास ढंग से देख सकते हैं। और कौन सी वीडियो देखनी है आपकी? समास वाली वीडियो। ठीक है, आगे है धक्का मुक्की। देखिए कौन सा होगा धक्का मुक्की में, मैंने अभी आपको बताया था द्वंद्व समास। धक्का मुक्की में बताया था ना, क्योंकि जिसमें योजक चिन्ह आ गया, हाइपन आ गया, तो वह द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। ठीक है, धक्का मुक्की। ठीक है, समझ में आ गया होगा, द्वंद्व समास का उदाहरण है ये, तो ये इसमें द्वंद्व समास, इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का जो आखिरी सवाल है ये है आपका पीतांबर। पीतांबर जो है बच्चों, पीला है जिसका अंबर, यानी कि कौन सा उदाहरण होगा? ये ऑप्शन आपके लिए है, इसका उत्तर आप मेरे को ऑप्शन में बताएंगे। मैंने बहुत अच्छे अच्छे इसके उदाहरण आपको बता भी दिए हैं, समझा भी दिए हैं, तो इसका उत्तर आपके लिए है कि इसका उत्तर सर ये होगा। ये आपके लिए प्रश्न है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो। जिन बच्चों को अगर अभी भी डाउट है तो वो समास वाली वीडियो को ज़रूर देखें, उससे आपका कंसेप्ट 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। और इतना ही आपसे मेरे ख्याल से पेपर में पूछा जाना चाहिए, इससे अधिक पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो देखते रहिए, कमेंट करते रहिए और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कहने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।